आप सभी का बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि इस सीरीज़ की सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। देखिए, सबसे पहले आप बिहार के मैप को देखिए, एक बार मैप को देखना ज़रूरी है। तो ये आपका बिहार का मैप है। बिहार के अंदर टोटल आपके 38 ज़िले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार की, यहाँ पर आपका पश्चिमी चंपारण जिला है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो इस प्रकार से करके आपको इस मैप को भी ज़रूर देखते रहना है। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। तो प्राचीन बिहार में आज हम कवर करेंगे आपका पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। तो ये सारे टॉपिक आपको प्राचीन बिहार के अंदर आज कवर करने हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि किन चीज़ों के द्वारा हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो दो प्रकार के स्रोत हैं जहां से हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हैं आपके साहित्यिक स्रोत। तो फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत उन चीज़ों को कहा जाता है जो किसी अवशिष्ट चीज़ के रूप में मिलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि कहीं खुदाई में कहीं औजार मिल गए, हथियार मिल गए, कोई बहुत ही पुराना बर्तन मिल गया। तो इस प्रकार के जो स्रोत मिलते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें मिलती हैं, वो आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। और साहित्यिक स्रोत में आपकी आती हैं किताबें, आपके जो पांडुलिपि मिलती हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब है जब आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई कहीं मिलती हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास ये दो प्रकार के स्रोत हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। देखिए, पुरातात्विक स्रोत पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर ये पटना में है एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं, आपको इन जगहों के नाम याद रखना है। आपका मुंगेर है, चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर, यहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया, अरिराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये हुए हैं आपके लोरिया नंदनगढ़, लोरिया, अरिराज और रामपुरवा। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। तो जो भी स्मारक प्राप्त हुए हैं, जैसे कि कोई मंदिर मिल गया, कोई गुफा मिल गई, तो इनसे ये भी एक पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही आते हैं। इनसे भी हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या सब आता है। सिक्के, मनके, मूर्तियां या फिर कोई स्मारक, ये सब किस में आते हैं, ये सब पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं। बौद्ध रचनाएं कौन सी हैं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, आपको याद रखना है, ये तीनों आपकी बौद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा जैन रचनाएं। जैन रचनाएं हैं आपकी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र आपकी एक जैन रचना है। आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। तो ये सब क्या है, आपके साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त जो यात्रियों के विवरण प्राप्त होते हैं, जैसे मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, आपको याद रखना है। इंडिका किसकी बुक है, मेगस्थनीज की बुक है। इसके अलावा जो फायान, इत्सिक और हेनसांग की यात्रा वृत्तांत हैं, इनके द्वारा भी हमें कुछ साहित्यिक जानकारी मिलती हैं। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत को। यहाँ पर हमने दो चीज़ों को देखा, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। इसके बाद हमारा देखिए जो टॉपिक है, अभी हम कवर करने वाले हैं पाषाण काल। चलिए पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो पाषाण काल को मेनली आपका 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है आपका पुरापाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल और चौथा है यहाँ पर आपका ताम्रपाषाण काल। तो इनको आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। आखेटक का क्या मतलब होता है, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। जब आदि मानव हुआ करते थे तो वो शिकार करते थे, भोजन को इकट्ठा करने का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम का जो मानव था वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, देखिए पुरापाषाण काल में ही दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। तो आप इन जगहों के नाम याद रख सकते हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं।
नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखिए, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। तो जैसे ही मध्य पाषाण काल आता है, मानव का परिवर्तन एक पशुपालक के रूप में भी हो जाता है। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया गया था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि मानव द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था, तो आपको याद रखना है ये कुत्ते को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि मानव शिकार करता था पूरा पाषाण काल में, शिकार के बाद मानव पशुपालक बन जाता है मध्य पाषाण काल में, और फाइनली नवपाषाण काल में आकर मानव खाद्य का, भोजन का उत्पादन करने लग जाता है, खेती करने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो नवपाषाण काल का मानव खाद्य उत्पादक था, खेती करना शुरू कर दिया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। और इस काल का जो मानव था उसने एक जगह मानव बस्तियों में निवास करना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं चिरांद आपका सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना, सनुआर रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पत्थर और हड्डियों के औजार कहाँ से मिले हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। तो गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं, कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई से। ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट है आपका ताम्रपाषाण काल। चलिए ताम्रपाषाण काल के बारे में समझते हैं। देखिए, चिरांद, सोनपुर, ताराढी, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो आपको याद रखना है ताम्रपाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि इस काल में तांबे का उपयोग किया जाने लगा था। इस कारण भी इसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। और ये अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पाषाण काल। तो हमने यहाँ पर पाषाण काल को बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बीपीएससी स्पेशल को कवर कर रहे हैं, बीपीएससी स्पेशल के स्टैटिक पोर्शन को। देखिए, तो पाषाण काल में हमने 4 काल के बारे में पढ़ा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैदिक काल। चलिए वैदिक काल को समझते हैं। देखिए, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। तो किसके द्वारा स्थापना हुई वैदिक काल की, आर्यों द्वारा, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। तो आपको याद रखना है वैदिक काल का जो इतिहास है वो किस पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जो कि आपका 1500 से 1000 ईस्वी पूर्ण है। दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्ण है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वेदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जो आपका पूर्व वैदिक, इसको ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। तो ऋग्वेदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल का विस्तार बिहार तक होता है फाइनली। देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधेय, बिहार की चर्चा विधेय के रूप में कहाँ की गई है। तो इस चीज को याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण में की गई है। ये देखिए, शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो कीकट और व्रात्य शब्द से बिहार को कहाँ संबोधित किया गया है, ऋग्वेद में संबोधित किया गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो कीकट को क्या कहा जा रहा है वाराह पुराण में, अपवित्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो वैदिक काल का टॉपिक था ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और तीसरा टॉपिक है यहाँ पर आपका महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल के बारे में, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कितने महाजनपद थे टोटल, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। तो कितने थे बिहार में, 3 थे।
और ये कौन कौन से थे तो आप देख सकते हैं, पहला महाजनपद था वज्जी या फिर लिच्छवी, जिसका विस्तार बिहार में था, तो इसके अंदर वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था ये। दूसरा है आपका मगध, मगध महाजनपद भी बिहार में था, तो ये आपका पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा है आपका अंग महाजनपद, अंग महाजनपद आपका भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है, तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए सबसे पहले वज्जी या फिर लिच्छवी महाजनपद के बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका वज्जी संघ महाजनपद। तो वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसमें आपका वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विधेय, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विधेय तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, तो आपको याद रखना है विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये वज्जी संघ को दी जाती है। नेक्स्ट है आपका मगध महाजनपद। चलिए मगध महाजनपद को समझते हैं। तो मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था, तो यहाँ पर आपको मगध की राजधानी याद रखना है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या फिर राजगृह थी और यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका अंग महाजनपद। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो ये राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर हमने 3 महाजनपद के बारे में बताया जिनका विस्तार बिहार के अंदर था। सबसे पहले हमने वज्जी संघ के बारे में देखा, फिर हमने मगध महाजनपद के बारे में देखा और तीसरे नंबर पर हमने अंग महाजनपद के बारे में देखा। तो जैसा कि आपको बताया गया, इनमें जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो आपको मगध महाजनपद को और डिटेल में पढ़ना है, कैसे मगध का उदय होता है, मगध पर कौन कौन से वंश शासन करते हैं, चलिए समझते हैं। तो अभी हमें समझना है मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। देखिए मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज और वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए मगध वंश पर जिन राजवंशों ने शासक किया उनमें सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन मगध पर 544 से 412 ईस्वी पूर्व में रहता है। चलिए हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। तो हर्यक वंश, इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। उसकी दूसरी पत्नी चेलन्ना थी। चेलन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो ये जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं बिंबिसार के बारे में, हर्यक वंश के बारे में। इसके अलावा उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। आपको याद रखना है जीवक कौन से राजा का वैद्य था, राजवैद्य था, तो जीवक थे ये बिंबिसार के राजवैद्य। इसके अलावा बिंबिसार की हत्या 492 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसके द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी जाती है। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बनता है और उसका वास्तविक नाम कुनिक था। आपसे पूछा जाता है कुनिक किसका नाम था, तो आपको याद रखना है कुनिक अजातशत्रु का नाम था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जो कि देखिए बिंबिसार को दहेज में मिला था। तो इसको इनकी मृत्यु के बाद प्रसेनजीत वापस ले लेते हैं, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से होता है और अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया।
और बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। देखिए दोस्तों, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कौन से राजा के टाइम में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के टाइम में 483 ईस्वी पूर्व में और राजगृह में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम और अच्छे से जो बौद्ध संगतियां हैं इसको बौद्ध धर्म के चैप्टर में अभी समझने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट है, सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राजा ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित किया था? तो ये किया था उदयनी ने। उदयनी के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। नेक्स्ट है आपका, देखिए हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मगध वंश। मगध पर सबसे पहले किसने शासन किया था? तो हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश के बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश आता है। आपको इनको क्रम में भी याद रखना जरूरी है। तो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व में शासन करता है। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बना। दोस्तों, काला अशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। तो काकवर्ण किसको कहा गया है? काला अशोक को कहा गया है। काला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र पुनः मगध की राजधानी कौन से शासक के टाइम में होती है? तो ये काला अशोक के टाइम में पुनः बन जाती है। इसके अलावा काला अशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। इससे पहले हमने प्रथम बौद्ध संगति देखा था, किसके टाइम में हुआ था? तो यहाँ पर है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के टाइम में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो आपको याद रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। तो अभी तक हमने देखा हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर शासन करता है नंद वंश। चलिए नंद वंश के बारे में देखते हैं। देखिए नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व में शासन करता है और महापद्मानंद ने 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। आपको याद रखना है, महापद्मानंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। तो एक राट और एक छत्र की उपाधि किसको दी गई है? महापद्मानंद को दी गई है। देखिए पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो परशुराम का दूसरा अवतार किसको बताया गया है? महापद्मानंद को बताया गया है। और महापद्मानंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की और इनको ही उग्रसेन भी कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के टाइम में हुआ था। और व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मानंद के समकालीन हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि किसके समकालीन है, तो ये महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुए हैं। घनानंद के बारे में आपने सुना होगा। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तो इसके बारे में भी आपने सुना होगा। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। देखिए घनानंद के द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाता है और तभी चाणक्य इस चीज का प्रण लेते हैं उसको शासन से, गद्दी से हटाने का। तो चाणक्य ने
चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो फाइनली नंद वंश के बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश आता है। देखिए मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व के टाइम में शासन करता है। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है, आप देख सकते हैं। देखिए जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। तो सैंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में भी चिन्हित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरात, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, इनके साथ होता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज की रचना इंडिका है। तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज किसके दरबार में गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इनकी रचना इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईस्वी पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो सल्लेखना किसकी एक उपवास पद्धति है? तो ये फ्रेंड्स जैन की है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बिंदुसार। देखिए आपको इसको इस तरीके से समझना है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश के प्रथम राजा कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासन करते हैं? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे राजा बिंदुसार बनते हैं मौर्य वंश में ही। ये भी काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात सिंहसेन का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो आपको याद रखना है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बाद अगले राजा बनते हैं मौर्य वंश में अशोक। तो आप यहाँ पर अशोक को देख सकते हैं। अशोक का शासन 269 से 232 ईस्वी पूर्व में होता है। देखिए बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुज्जरा के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंघल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। तो अशोक ने अपने शासन के 90वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आपको याद रखना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ है? तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्य अवदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष को आपको याद रखना है क्योंकि अशोक काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। देखिए तो 90वें वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की थी अशोक ने। इसके अलावा 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन किया था। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। और अशोक ने कर घटाकर 20वें वर्ष में 1/8 कर दिया था। देखिए
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। तो अभी तक हम ऊपर 2 बौद्ध संगति देख चुके थे। यहाँ पर आपकी तीसरी बौद्ध संगति है जो कि अशोक के द्वारा कराई जाती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपलित ये सब थे। ठीक है, देख सकते हैं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो आपको ये याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। देखिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मौर्य वंश कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या देखा? हमने देखा मौर्य वंश पर, देखिए मौर्य वंश पर मेनली 4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले था आपका हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो आपको इनको इसी प्रकार क्रम में याद रखना है। तो यहाँ पर आपका मौर्य वंश का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और अभी हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। और सौतेली माँ या मौशी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, आपने सुना भी होगा। तो वे 4 दृश्य कौन कौन से थे? सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यास को अपना लिया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? देखिए सबसे पहले है दुख। दुख संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। तो आपको याद रखना है बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए कौन सा मार्ग बताया है दोस्तों? तो अष्टांगिक मार्ग बताया है। देखिए तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग आखिर क्या है? तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग में आते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इनको आपको याद रखना है। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये आपको याद रखना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हो जाती है। और बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत थे। तो बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग और मद सेवन नहीं करना। ये बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण थे। चलिए समझते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीक को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए सबसे पहले घटना है बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बुद्ध के जन्म। जब बुद्ध का जन्म होता है तो उससे रिलेटेड प्रतीक है आपका कमल। फिर यौवन से रिलेटेड प्रतीक है यहाँ पर सांड। नेक्स्ट है आपका महाभिनिष्क्रमण। जब बुद्ध के द्वारा गृह त्याग किया जाता है तो गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग से रिलेटेड प्रतीक है घोड़ा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है उसको संबोधि कहा जाता है और उससे रिलेटेड प्रतीक है पीपल या फिर बोधि वृक्ष। जब बुद्ध की मृत्यु होती है उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उससे रिलेटेड प्रतीक है स्तूप या फिर पदचिन्ह। फिर अगला है आपका प्रथम उपदेश। जब बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया जाता है तो यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है और इससे रिलेटेड प्रतीक है चक्र। तो इनको आपको जरूर से याद रखना है। देखिए बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला हीनयान परिवर्तन विरोधी और महायान परिवर्तन समर्थक। तो बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाली शाखा वज्रयान का विकास होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक।
देखिए, जो आपका सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है और सुत्त पिटक सबसे वृहद पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया था। नेक्स्ट है आपका विनय पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन किया गया है और यह सबसे लघुतम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया था। नेक्स्ट है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो ये आपको याद रखने हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। नेक्स्ट है आपका बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं और इनको आपको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स 4 बौद्ध संगति होती है। प्रथम बौद्ध संगति होती है 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। कौन शासक थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष होते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं थी सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के टाइम में होती है। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। काला अशोक राजा के टाइम पर हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी और इसके टाइम में महासंघिक और स्थविर के रूप में विभाजन होता है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में हुई थी और मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। इसके टाइम में तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया जाता है। फिर है आपकी चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी कश्मीर कुंडलवन में हुई थी और किस शासक के टाइम में? कनिष्क के टाइम में होती है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध संगति के टाइम में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में इसका विभाजन हो जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है, तो जातक कथा बुद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट चैत्य। तो यहाँ पर कुछ नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किन के लिए संबोधित किए जाते हैं। चैत्य किसको कहा जाता था? चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर होता था। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल स्तूप कहलाता है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान विहार कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जाना बौद्ध धर्म के बारे में, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। चलिए अभी बात करते हैं जैन धर्म की। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। किसको? पार्श्वनाथ को। उन्होंने 4 महावर्त की शिक्षा दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। चलिए महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है और माना जाता है। उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या फिर अन्नोजा था। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जरंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म में त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के अंदर 5 महावर्त का पालन किया जाता है: सत्य, झूठ नहीं बोलना; अहिंसा, हिंसा नहीं करना; अस्तेय, चोरी नहीं करना; अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना; और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महावर्त ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, श्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव और उनसे रिलेटेड प्रतीक है बैल या फिर वृषभ। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे अजीतनाथ। इनसे रिलेटेड चिन्ह है हाथी। 23वें, तो हमने प्रथम देखे, द्वितीय देखे, ये हैं आपके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इनसे रिलेटेड चिन्ह है सर्प। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से रिलेटेड चिन्ह है सिंह। तो इनको आपको याद रखना है, कौन से तीर्थकर और किससे रिलेटेड कौन सा चिन्ह है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासु पूज्य का जन्म बिहार में हुआ था।
चलिए बात करते हैं जैन संगतियों की, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल 2 जैन संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसके शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस टाइम पर शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। विशेषताएं क्या थी? दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है प्रथम जैन संगति में, और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया जाता है। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे देवर्ती क्षमा श्रमण, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसकी विशेषता है कि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन द्वितीय बौद्ध संगति में किया जाता है। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर आखिर क्या थे। सबसे पहले दिगंबर। देखिए, आखिर दिगंबर क्या होता है और श्वेतंबर क्या होता है। तो दिगंबर के अध्यक्ष थे भद्रबाहु और श्वेतंबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये आपको याद रखना है। तो दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे और नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया था। तो इसके अंदर जो भी दिगंबर को फॉलो करते हैं वो पूर्ण नग्न रहते हैं और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, दूसरा था श्वेतांबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व, स्थूलभद्र ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म टॉपिक समाप्त हो जाता है। अभी हमें आगे बढ़ना है और अभी हम बात करने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम शुंग, कान्वा, सातवाहना वंश की बात करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने शुंग वंश। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, वह बृहद्रथ का सेनापति था। ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये बृहद्रथ के ही सेनापति हुआ करते थे और इन्होंने इनकी हत्या करके फाइनली शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बनते हैं और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। तो देखिए, अग्निमित्र और मालविका का वर्णन कहाँ है? तो ये कालिदास का नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इसमें इनका वर्णन मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, आपको याद रखना है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति था। शुंग वंश के बाद दूसरा वंश आता है आपका कान्वा वंश। तो कान्वा वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर की थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य या फिर मंत्री हुआ करते थे। तो कान्वा वंश की स्थापना किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। तो सातवाहन वंश के संस्थापक आप यहाँ पर याद रखना है सिमुक थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कान्व वंश के बाद है आपका कुषाण वंश। तो कुषाण वंश भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। तो ये जो आप अभी हमने पढ़ा यहाँ पर शुंग वंश, कान्व वंश और कुषाण वंश, ये विदेशों में से भारत में आए थे, विदेशों से आने वाले थे। और भारत आने वाले विदेशियों में जो कुषाण वंश था वो सबसे अंतिम था। विदेशियों के आने का क्रम, सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो ये क्रम है। देखिए, कुषाण चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, ये आपको याद रखना है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। तो कनिष्क कौन से वंश से रिलेटेड था? ये कुषाण वंश से रिलेटेड शासक था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है, को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। देखिए, कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी को राजा बनने के अवसर पर शक संवत भी चलवाया था। तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। तो फ्रेंड्स, कुषाण वंश के बाद आता है आपका गुप्ता वंश। गुप्ता एज के बारे में पढ़ते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। तो गुप्त वंश में
तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि गुप्त वंश में कौन कौन से महान राजा हुए हैं। तो सबसे पहले हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आपके गुप्त वंश के ही राजा थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335 ईस्वी पूर्व में रहता है। देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी पूर्व में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह प्रथम गुप्त शासक थे जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी पूर्ण था। देखिए, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। तो कविराज किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को, आपको याद रखना है। देखिए, समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त था। इनको आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी पूर्व में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। देखिए, तो समुद्रगुप्त के बाद राजा बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आपको याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? तो फ्रेंड्स, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा था। आपको याद रखना है, फाहियान किसके समय भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो नवरत्न कौन से थे? देखिए, कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, छपनक और भरूची, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। कुमारगुप्त के बाद राजा बनते हैं स्कंदगुप्त। तो मध्य एशिया के बर्बर जाति हूनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हूनों का आक्रमण कब हुआ था? तो यह स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। अभिलेख में हूनों को मलेच कहा गया है। देखिए, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्र आदित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। देखिए, गुप्ता वंश के साथ ही मगध वंश का अंत हो जाता है। और इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो फाइनली गुप्त वंश के बाद आता है आपका पाल वंश। चलिए पाल वंश के बारे में समझते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश के राजा ने की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की थी और सोमपुर महाविहार, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित
पराजित हुए थे। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बनता है। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो 5 गांव दान में किसने दिए थे? देवपाल ने दिए थे। इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि राजाओं ने भी शासन किया था। और पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पाल वंश समाप्त हो जाता है। अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने हैं और इसके बाद आपकी क्लास का अंत हो जाएगा। यहाँ पर आपका फिर प्राचीन काल का जो इतिहास है बिहार का, वो पूरा आज की क्लास में ही कंप्लीट होने वाला है। देखिए प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश या शासक और उनकी राजधानी, क्योंकि कभी कभी वंश और राजधानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको एक बार इनको याद कर लेना है। देखिए सबसे पहला वंश आप देख सकते हैं यहाँ पर बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज और राजगृह। और गिरिव्रज और राजगृह यह मगध की भी प्रथम राजधानी थी। इसके बाद शासक है बिंबिसार। बिंबिसार की राजधानी कहाँ बनाई थी इन्होंने? गिरिव्रज राजगृह को बनाया था। उदयनी ने किसको राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को बनाया था। शेषुनाग ने किसको राजधानी बनाया था? वैशाली को। काला अशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और नंद वंश ने पाटलिपुत्र को बनाया था। मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र में थी। कुषाण वंश ने पुरुषपुर या फिर मथुरा को राजधानी बनाया था। गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर में थी। तो इनको आपको यहाँ पर याद कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा कुछ प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य हैं जिनको आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य और इसकी क्या विशेषता है? ये बेसिकली राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र। दूसरा है बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। तीसरा है प्रज्ञा पारमिता जो कि इसके लेखक है नागार्जुन। फिर है सी यू की, इसके लेखक है हेनसांग। इंडिका, मेगस्थनीज, मिलिंद पन्हो, नागसेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। देखिए मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। इनके अलावा आपको याद रखना है महावंश। महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है और जातक कथाएं रिलेटेड हैं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्राचीन बिहार का इतिहास समाप्त हो जाता है आज की